नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और आज रविवार यानी कि संडे का दिन है और आज के दिन में आपको एक बेहतरीन सा साइंस का क्लास लेके आया हूँ। टॉपिक जो है एसिड बेस साल्ट आपका होने वाला है, अम्ल क्षार लवण। और इस सेशन को हम बाइलिंगुअल रखेंगे और इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो है जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा एनसीईआरटी के रेफरेंस को लेके। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो भी सेशन आपका या फिर जो भी आपका क्लासेस आने वाले हैं या एडमिशन चल रहा है उसका डेमो क्लास, देखिए आप इसी को डेमो क्लास के तौर पे ले सकते हैं कि एक बेसिक जो है एमसीक्यू सेशन में इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो आपको डिटेल थ्योरी क्लास में कैसा पढ़ाया जाएगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 4 देने वाले हैं या फिर आपको बीपीएससी एईडीओ देने वाले हैं या फिर 72वीं बीपीएससी को पीटी को टारगेट कर रहे हैं या फिर एसआई का या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का चैप्टर है। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ इससे सवाल इस चैप्टर से नहीं आते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम अछूता नहीं रहा है जो इससे इस चैप्टर से अछूता रहा है। ठीक है, तो हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ से, लेकिन बशर्ते इस चैप्टर को अच्छे से और एनसीईआरटी बेस्ड मान के चलिएगा तो आपका होगा। इस चैप्टर का एनसीईआरटी में कहाँ पर दिया गया है मैं बता दूं, 7th क्लास के एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन किया गया है। साथ ही साथ आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी इसका डिस्कशन किया गया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे सेशन के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर अपना बताइएगा राय कि ये सेशन कैसा आपको लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, खराब लगा तो खराब। प्लीज बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है और आपसे इतनी ही मांग है कि कमेंट अपना जरूर, अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखेगा जिसका आंसर आप देने की कोशिश करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच वैल्यू इंडिकेट्स, पीएच वैल्यू एक मूल्यांकन दर्शाता है। जो पीएच जो होता है वो क्या दर्शाता है? ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो आप देखिएगा कि पीएच जो एक तरह का स्केल बनाया जाता है और इसमें एक वैल्यू होती है। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, 0 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 6 देन 7 यहाँ मिड में आ जाएगा। और 7 से फिर 8 9 10 11 12 13 और 14 तक होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो होता है यहाँ पर 7 पे न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पर ना कोई चीज एसिड होगा ना कोई चीज बेस होगा। और 7 से कम जाइएगा तो एसिडिटी बढ़ती है, इधर क्या हो जाता है एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आपका बेसिक नेचर का हो जाएगा। अगर पीएच स्केल की बात किया जाए कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा जिनका नाम है सोरेनसन। क्या नाम है इनका? सोरेनसन। कब किए थे? 1909 में पीएच स्केल की बातें ये करते हैं। ठीक है, बाकी आगे आएगा तो कुछ चीज हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने को इंडिकेट्स करता है, यानी कि द मीचर्स ऑफ वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, मतलब कि अल्कलाइन होने का ये इंडिकेट करता है, इसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर, द वैल्यू ऑफ पीएच सॉल्यूशन इज। एक विलियन जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? इसका पीएच वैल्यू क्या होगा ये पूछा है आपसे। यहां पर एक ऑप्शन लगा लीजिए, नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन लगा लीजिए, यहां पर ई ऑप्शन एक लगा लीजिए दोनों में। चलिए इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक जो है विलियन है, एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, आप आंसर देते रहिएगा कि कोई भी सॉल्यूशन जो है में अगर लिटमस जो है ब्लू को, सॉल्यूशन को रेड कर दे रहा है, यानी कि नीला को लाल कर दे रहा है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक, यानी कि क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो
रेड को ब्लू कर दे रहा है तो क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। अगर हिंदी में याद करना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, अ, अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। और ये क्या हो जाएगा, लाल। और ये क्या हो जाएगा, नीला। तो इसको अनील से याद कर सकते हैं, अनील। और एक आ गया तो दूसरा ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद करने का एक तरीका है आपका। तो ये कह रहा है कि वो नीला को, लाल को नीला कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि अगर लाल को नीला कर दे, रेड को अगर ब्लू कर दे, तो बेसिक इन नेचर होगा। और बेसिक इन नेचर के लिए मैंने बताया था पिछले पीएच स्केल में, यहां पर देखिएगा कि अगर बेसिक इन नेचर होगा तो पीएच जो है, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से अधिक होगा। देखिए ना, 7 से अधिक होगा। 7 पे न्यूट्रल, इधर से एसिडिक चलेगा, 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा। और 7 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 14 तक बेसिक चलेगा। तो हमको बेसिक के लिए ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि क्या हो, मोर देन 7 हो, 7 से अधिक हो, तभी तो बेसिक होगा ना, 7 के बाद बेसिक होता है। तो कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें मोर देन 7 वैल्यू हो, नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, कोई नहीं है इसमें। और ये प्रश्न हमने कहां से उठाया है, ये प्रश्न हमने उठाया है 10th क्लास के एनसीईआरटी से। और ये सेम प्रश्न रिपीट किया है आपको बीपीएससी के टीचर के एग्जाम में। ठीक है, तो टीचर दे रहे हैं चाहे जो भी दे रहे हैं, हर जगह काम आएगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे थोड़ा सा चलते हैं। कह रहे कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होगा। अब इसके पहले मैं बता दूं एक बात आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ 7। निम्न में से किसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ये आपसे पूछा है। तो मैंने कहा था कि जो भी इसका डिटेल सॉल्यूशन है एक बार मैं आपको करवा दूं, उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा, तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा हम करने की कोशिश करते हैं कि पीएच वैल्यू जो है किसका कितना कितना होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है, एक होता है जठर रस। क्या होता है, जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जठर सर लिखा जठर रस, इसकी पीएच वैल्यू इंग्लिश में कहते हैं इसको गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.2। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जठर रस का पीएच वैल्यू क्या होता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा नींबू का रस यानी कि लेमन जूस की बात करते हैं, नींबू रस, हम बोलते चल रहे इंग्लिश, हर चीज़ का हिंदी इंग्लिश रिपीट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, 2.2 होता है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, कई जगह बुक्स में आपको 2.4 भी मिल जाएंगे, लेकिन उसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि बुक में वेरी करता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, सिरका जिसको विनेगार कहते हैं, सिरका जिसको विनेगार कहते हैं, चलिए सिरका विनेगार कहते हैं, इसकी पीएच वैल्यू हमको जाननी है। ठीक है, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 2.4 इसकी पीएच वैल्यू हो जाती है। ठीक है, 2.4। इसके बाद अगर हम जाने की कोशिश करें तो हमने एक पढ़ा होगा वाइन, शराब। ठीक है, शराब, वाइन का नाम आपने सुना होगा कि शराब का पीएच वैल्यू, शराब का पीएच वैल्यू क्या होता है वाइन का, 2.8 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो और पीएच वैल्यू जानने की कोशिश करते हैं, तो एक पूछा जाता है ना, मूत्र, जो भी हमारा यूरिन होता है, मूत्र हमारा यूरिन होता है, इसकी पीएच वैल्यू कहते हैं ना, मूत्र को देख के कहेंगे 6 होता है। ठीक है, कई जगह बुक्स में 6 पॉइंट कुछ भी दिया रहता है। उसके बाद से एक आपने आपने सुना होगा कि मूत्र, यूरिन तो हो गया, दूध, मिल्क जो होता है, मिल्क की पीएच वैल्यू होता है 6 से 6.6 तक तो होता है, 6.6 लिख सकते हैं आप, या 6 भी लिख सकते हैं, ये वैरी करता है, इसीलिए इस तरह की वैल्यू इसको आपको देखने को मिलती है। तो 6.6 हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। फिर से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लार, सलाइवा जिसको कहते हैं, सलाइवा, लार जो हमारे मुंह से निकलता है। तो अब लार जो होता है ना, पाचन से पहले उसकी एक वैल्यू होती है और पाचन के बाद, तो इसीलिए इसका वैरी करता है। और इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.5 से वैरी करते करते ये 7.4 तक जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, मैं बता दे रहा हूं आपको। ये ब्लड यानी कि रक्त का पीएच वैल्यू ब्लड का हो गया, जिसको रक्त कहते हैं। उसके बाद से हमारा आंसू टीयर जो होता है, ठीक है, ये सबका दोनों का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.4 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अच्छा इसका आपको याद होगा ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, mg OH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। इसका भी कई बार पूछा है आपको, तो क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाता है, ठीक है। वही सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी पीएच, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। वही जो अम्लीय वर्षा एसिडिक रेन होता है ना, तो कई बार पूछा गया कि एसिडिक रेन होने के लिए पीएच वैल्यू कितनी जरूरत है, तो 5.6 से 5.6 से कम होगा तो बारिश होगा, तो क्या होगा, एसिडिक रेन हो जाता है। क्या होता है एसिडिक रेन, आगे चल के बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा हमारे दांतों का क्षय तब स्टार्ट हो जाता है जब हमारे मुंह की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है। अगर हमारे बॉडी का रेंज देखा जाए पीएच वैल्यू का, तो 7 से लेकर 7.8 तक क्या करता है, वेरी करता है। एनसीईआरटी का ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह की लापरवाही करिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट तो छूट ही गया, शुद्ध जल, प्योर वाटर, शुद्ध जल, प्योर वाटर जो होता है ना, जल जो होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। और कोई भी उदासीन यानी न्यूट्रल विलयन का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 ही होता है। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, और इसमें इसको थोड़ा सा आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हो गए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन हमारा ये था, पढ़िएगा ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन हमारा ये था कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू ऑफ 7। 7 किसका होता है, जो भी हमारा न्यूट्रल जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल विलियन होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा शुद्ध पानी का भी, प्योर वाटर का भी पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। दोनों का 7 होता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन और चाहिए, एक से अधिक, मोर देन 1, ठीक है। उस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। तो ई इज राइट आंसर, ठीक है। सबकी पीएच वैल्यू मैंने बता दिया, वहां से आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि क्या होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ मोर देन 7, किसका 7 से अधिक होगा, बताइएगा किसका 7 से अधिक होगा। यहाँ हमने ऑलरेडी बताया है कि गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का 1.2 होता है, सिरका का 2.4 तक होता है, और प्लाज्मा रक्त का जो होता है ये क्या होता है, 7.4 होता है, ठीक है। तो किस कह रहे हैं किसका 7 से अधिक है, ठीक है, किसका 7 से अधिक है, तो रक्त प्लाज्मा जो है इसका क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आ रहा है सबको समझ में, सेशन मजा आ रहा है कि नहीं, सब लोग बताइएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है। आज इस चैप्टर का काम हम लोग तमाम कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विच व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए साल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है 10 से 14 के बीच में, 7 से कम, 7 से अधिक, और उपयुक्त में से अधिक, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताइएगा, क्योंकि पता है यहां से प्रश्न जो है ना, यहां से प्रश्न आपको ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं टीआरई में, और ये जाके मैं बोल दे रहा हूं, जाकर देख लीजिएगा। 10th क्लास के एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है, और एक पार्ट का जिक्र किया गया है। मैं सारे पार्ट को क्या कर रहा हूं, यहां डिस्कशन कर लूंगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस कह रहा है। अब यहां ध्यान रखिएगा एक बात, कि जो भी हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होता है
एसिड और बेस के कारण होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एसिड अम्ल को उसके क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, किसी बेस से अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, जल यानी कि H2O बनता है। और H2O के साथ साथ बेस H2O बनता है, और H2O के साथ साथ सॉरी पहले साल्ट बनता है यानी लवण बनता है, और प्लस H2O बनता है, पानी निकलता है। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसमें देखिएगा तो एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दूं। कोई एसिड का एग्जांपल ले लीजिए HCl, और किसी बेस का एग्जांपल ले लीजिए NaOH। दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। NaCl हमारा खाने वाला नमक है, जिसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड, और वाटर बन गया। ठीक है, और इस अभिक्रिया को मैंने कहा उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप यहां पे मैं लिखते चलूं, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब कि ध्यान रखिएगा इतना तो हिंदी आ जाएगा आपको, प्रबल अम्ल और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल क्षार से जो साल्ट बनता है, यानी कि जो इससे लवण बनता है, साल्ट बनता है, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 7 होती है। ये कई बार अब ये पूछा जा चुका है, तो ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, 7 होती है, और जब 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाता है, उदासीन होता है। तो सवाल अब इसको घुमा के कैसे पूछ सकता है कि किसी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनता है उसका पीएच वैल्यू होती है 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर, वैसे पूछ देगा। समझ गया ना। तो यहां मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और एक दूसरा जो कि आपको दे रखा है यहां पर, देखिए क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से और प्लस वीक बेस से, वीक बेस से, वीक बेस से जो बनता है साल्ट, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7 से कम, लेस देन 7, 7 से कम। और जब 7 से कम होगा तो क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। जाके एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक एक लाइन एनसीईआरटी में यही दिया गया है। ठीक है, कि 7 से कम होगा और एसिडिक हो जाएगा। अब एक कंडीशन और बच गया। एक कंडीशन कौन कौन सा बच गया, कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड ले लेते हैं, क्योंकि एसिड बेस बनेगा तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। तो इससे जो साल्ट बनेगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से अधिक। और जब 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, ये बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ध्यान रखिएगा, इतना आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यहां रटने की जरूरत नहीं है। फिर से दोबारा सुनिए, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराएंगे तो जो साल्ट बनेगा उसका पीएच वैल्यू 7 होगा और न्यूट्रल रिएक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन जब कराइएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का, तो उससे से जो बनेगा उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। जब 7 से कम होगा तो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। अब तीसरा एक कंडीशन रहा कि प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और दुर्बल आपको अम्ल यानी कि वीक बेस एसिड का रिएक्शन जब कराइएगा तो उससे जो बनेगा उसका पीएच वैल्यू जो होगा 7 से अधिक होगा। जब 7 से अधिक होगा तो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न पढ़िए कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का जब रिएक्शन कराइएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 से कम हो जाएगी। टीआरई के एग्जाम में पूछा गया है ये, और आप देखिएगा कहीं ना कहीं बीपीएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में आपसे पूछा गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या एसिड बेस्ड ये आपका इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। अब आपको पता है कि सबसे पहले आपको पता होगा कि एक लाइकेन का नाम आपने सुना होगा, ये तो सब कोई सुना है
कि लाइकेन से हम लोग क्या करते हैं, हमारा इंडिकेटर्स है लाइकेन, लाइकेन और थैलोफाइटा जो ग्रुप है उससे संबंधित है ये। और ये क्या करता है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर है जो कि क्या करता है, एसिड और बेस को बताता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। एक तो पीएच वैल्यू हो गया बताता है, और इंडिकेटर्स बताते हैं, सूचक बताते हैं। तो अब सूचक में भी आइएगा तो दो तरह के सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। एक प्राकृतिक होते हैं जिसको नेचुरल कहा जाता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका सिंथेटिक, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, हम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक, इंग्लिश में कहते हैं संश्लेषित कहते हैं, जो हम लोग बनाते हैं। यानी कि सूचक दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक नेचुरल जो आपको प्रकृति में पाया जाता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा लाल पत्ता गोभी हो गया, रेड कैबेज जिसे कहा जाता है, उसके बाद से टर्मरिक हल्दी हो गया, ये सब क्या है आपके नेचुरल हैं, लाइकेन हो गया। लेकिन कुछ होते हैं आपको क्या सिंथेटिक रूप से जो हम लोग बनाते हैं इंडिकेटर्स, उसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो कई सारे प्राकृतिक और कई सारे ये आपको ये होते हैं, ठीक है, नेचुरल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राकृतिक इंडिकेटर्स का बात करें, अगर प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें, नेचुरल इंडिकेटर्स की अगर बात करें, इंडिकेटर्स की अगर बात करें, तो ये आपको एक तो लाइकेन का नाम आपने सुना होगा, प्राकृतिक है तो सबको पता है, उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे ज्यादा। और एक आपका है हल्दी जिसको टर्मरिक कहते हैं, एक हो जाता है आपका लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी जिसको रेड कैबेज कहते हैं, रेड कैबेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो कम से कम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तीसरा होता है हाइड्रेंजिया, होता है हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, ये जाके पढ़िए 10th क्लास का एनसीईआरटी हूबहू लिखा गया है कि हाइड्रेंजिया के बारे में जिक्र किया गया है। तीसरा होता है पिटूनिया, क्या होता है, पिटूनिया, तीसरा होता है पिटूनिया, और एक आखिरी होता है जिरानियम। ठीक है, जिरानियम, ये सारे क्या है, जिरानियम, ये सारे क्या है आपको नेचुरल इंडिकेटर से, प्राकृतिक सूचक है। तो पूछा जाएगा हल्दी निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर्स, और ऑप्शन दे देगा पिटोनिया, जिरानियम, उसके बाद हाइड्रेंजिया। कंफ्यूज हो जाइएगा, कहिए कहाँ ये दिया गया है बुक में, यार हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। और ये आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी में यहाँ लिख दे रहे हैं, जाकर देख लीजिए 10th क्लास के एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आपने हल्दी का नाम सुना होगा, लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज, और ये तो इंग्लिश ही है, हाइड्रेंजिया हो गया, पिटोनिया हो गया, जेरेनियम हो गया। तो अब सवाल यहाँ से ये पूछा है। दूसरा होता है आपको सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं जिसको क्या कहते हैं, जो संश्लेषित होते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो नाम आपने सुना होगा फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दो तरह के इंडिकेटर्स आपको सिंथेटिक को याद रखना है। और ध्यान रखिएगा जो भी हमारा क्या होता है, लाइकेन होता है, ये आपको थैलोफाइटा समूह का होता है, और इसका जो है एक्चुअल कलर जो होता है क्या होता है, बैगनी होता है, पर्पल होता है। ठीक है, अब इसको डुबाएंगे और कुछ कलर आता है तो वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब आपको यहां से देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार संकेतक है। तो अब इसमें देखिएगा तो नेचुरल और आपको कृत्रिम नहीं पूछा गया कुछ, लेकिन पूछा कि कौन सा इंडिकेटर्स है, ये पूछ दिया गया है। लेकिन एक बेसिक एग्जाम में ही पूछा गया है कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो बस एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि जो कि क्या होगा आपका, इसमें इंडिकेटर्स है जो कि क्या होगा, हल्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट आंसर। कैसा लग रहा है सेशन, सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और लाइव सेशन भी हम लेंगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल कुछ दिक्कत चल रहा है जिसके कारण आज लाइव हमारा क्लोज है। लाइव जल्दी आपके सामने हम आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बैचेज के साथ अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो हमारा बैचेज जो है 72वीं के लिए स्टार्ट हो रहा है 8 मार्च से। प्रीलिम्स का बैच 1799 फीस है, आपका फी है, और 1500 आपका है ओल्ड स्टूडेंट के लिए। प्रीलिम्स का मेंस के लिए 3499 और ओल्ड स्टूडेंट के लिए 3000 है। आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो इस पर व्हाट्सअप करिएगा, इस पर जल्द कॉलिंग हम लोग एक्टिव कराएंगे, लेकिन व्हाट्सअप करिएगा 9117166347, 9117166347। ठीक है, आपको इसी तरह से मैं मेरे द्वारा साइंस पढ़ाया जाएगा और बेहतरीन तरीके से। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, थ्योरी में तो और डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। चलिए आगे आपके इसका फीचर्स देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड में होगा, डेली 2 क्लासेस होंगे, और हमारा एप्लीकेशन 1-2 दिन में आने वाला, उसी पे सारा कुछ होगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे,
डेली बोर्ड पीडीएफ होगा, टॉपिक वाइज नोट्स होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, पीवाईक्यू एनालिसिस कराया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप होगा, फी 1799, 9117166347 याद रखिएगा, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। चूंकि व्हाट्सअप ग्रुप से ही आप क्यूआर लेके हमसे एडमिशन ले सकते हैं, चूंकि एप्लीकेशन पे पता नहीं अब सर्वर चार्ज हो गया, जीएसटी हो गया, शायद उस पर इंक्लूड करे, मुझे कंफर्म नहीं हूं मैं, तो शायद थोड़ा सा फी ज़्यादा हो सकता है, तो इससे आप चाहें तो हमसे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। साथ ही टीआरई का बैच भी सेम है, जिसमें सेम फीचर्स मिलेंगे आपको। इसी नंबर पे संपर्क करना है 9117166347 पे। और 8 मार्च से भी स्टार्ट हो रहा है। पीआरटी का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, लेकिन अगर आप 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के हैं तो 40 मार्क्स वाला जीएस करवाया जाएगा। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह है तो आप कॉमन इतना डिटेल में पढ़ा देंगे ज्योग्राफी कि 6 to 8 और इन लोगों का भी कवर हो जाएगा, 9th 10th वगैरह का भी, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे, 999 इसका फी है, आप ध्यान रखिएगा। इस नंबर पे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा अब मूव करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। आ गए अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एंटासिड होता है, जाकर देख लीजिए, ये आपको एनसीईआरटी का हूबहू प्रश्न है। एंटासिड एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब हमारे पेट में गैस वगैरह होता है ना, तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। गाँव में देखे होंगे कि हमारे पेट में जब गैस होता है तो उसमें लोग नींबू पानी पिला देते हैं, और नींबू पानी, नींबू ऑलरेडी एसिड है, आपको आपने देखा वहाँ पे। तो देखिए, तो इसीलिए एंटासिड एक तरह का क्या होता है, बेसिस होता है, भस्म होता है, जो हमारे पेट के अम्लता को क्या करता है, खत्म करता है। नींबू का ऑलरेडी पीएच वैल्यू बहुत कम होता है और आपके पेट में गैस और बढ़ा देगा, तो इसीलिए कभी भी नींबू पानी को आप ये मत करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रेफरेंस मत दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्वारीजिया यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ इज रिप्लेस्ड बाय मिक्सिंग, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारीजिया निम्नलिखित में से को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारीजिया जो होता है क्या होता है, जो कि सोना जो बनाते हैं वो यूज इसका करते हैं, उसको आभूषणों को गलाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो एक्चुअली एक्वारीजिया जो होता है ये दो चीज का मिक्सचर होता है, एक HCl का और दूसरा HNO3 का, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। HCl इसमें 3 पार्ट होता है और एक पार्ट क्या होता है, HNO3 होता है, और इसी को कहा जाता है एक्वारीजिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ देख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। विच एसिड इज कंसिडर्ड द फंडामेंटल बेसिक केमिकल इन द केमिकल इंडस्ट्री। तो तेजाब का नाम आपने सुना हो, जो बैटरी वगैरह में यूज करते हैं, तो क्या होता है तेजाब, वही सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और ये HCl हमारे पेट में जो है ये हमारा सिक्रेट होता है। उसके बाद से HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, अम्ल वर्षा में इसका योगदान होता है, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इन सारी बातों को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में तो इसका आंसर क्या हो जाता, हाँ सी मैंने बता दिया। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या हम एसिड में पानी मिलाते हैं कि पानी में एसिड, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ये भी एनसीईआरटी की चीज है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया किया जाता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्क ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, सबसे खतरनाक प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है, खतरनाक पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन हो जाता है और ये ओजोन की बात होती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि खाने का नमक जो होता है किससे बनता है, ठीक है। जो भी हमारा कॉमन साल्ट होता है, जिसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के द्वारा इसे बनाया जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कह रहा है कि एक्युमुलेशन ऑफ विच ऑफ सबस्टेंसेस कॉजेज मसल्स टू एक्सपीरियंस फैटिग। किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकाव का अनुभव होता है। नहीं कहते घुटने में दर्द होने लगा है, तो कौन से अम्ल बनने के कारण ये दर्द होता है, कई बार एग्जाम्स पे आपके पूछे गए हैं। तो चलिए इसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनने के कारण। किसके कारण, लैक्टिक एसिड बनने के कारण क्या होता है, ऐसी चीजें होती है। चलिए अब कुछ एसिड के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जिक्र करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना है खट्टा दूध जो होता है, खट्टा दूध या दही जो होता है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। सब मैं एक बार लिख देता हूं, उसके आगे उसका आंसर मैं लिखता चलूंगा। साथ ही साथ
आपने सुना होगा खट्टा दूध या खट्टा दही, खट्टा दूध या दही। मक्खन, खराब जो मक्खन होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? साथ ही में आपने सुना होगा कि इमली हो गया, इमली हो गया, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली हो गया, या फिर अंगूर हो गया, अंगूर हो गया, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक है। साथ ही में आपने सुना होगा कि एक नेटाल होता है, जो पौधा होता है डंक टाइप का लगता है, नेटाल हो गया। चींटी का डंक हो गया, चींटी का डंक हो गया। या फिर आपने सुना होगा एक चींटी का डंक, बिच्छू का डंक हो गया, बिच्छू का डंक। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में सारा बताते चलिएगा, ठीक है? इसका सारा का आंसर आपको देते चलना है, ठीक है? बिच्छू, बिच्छू का डंक हो गया। साथ ही साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको इसमें मिलता है, कटेगा नहीं ना, यहाँ पर मिलता है जिसमें टमाटर एक हो गया। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसके अलावा नींबू संतरा यानी खट्टो चीज़ों में, नींबू हो गया, संतरा हो गया, खट्टे चीज़ों में कौन सा एसिड पाया जाता है? साथ में आपका सिरका, विनेगार हो गया, या अचार हो गया, कौन सा एसिड पाया जाएगा? एप्पल, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर का मैंने जिक्र कर ही दिया, मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया है, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा एसिड आपको पाए जाते हैं, एक बार हम आपको लिखते चलते हैं, ठीक है? चलिए इसमें देखा जाए तो सबसे पहले दूध दही, खट्टा दूध में लैक्टिक, लैक्टिक एसिड, कौन सा? लैक्टिक पाया जाता है, ठीक है? थोड़ा सा डार्क हो रहा है क्या? क्या पाया जाएगा इसमें? लैक्टिक पाया जाता है, लैक्टिक पाया जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगर चलते हैं मक्खन में, जो भी खराब मक्खन होता है, ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है इसमें। इसके अलावा कहा जाए कि इमली, अंगूर, तो इसमें टार्टरिक, लग रहा है ना अंगूर इमली इसी टाइप का, टर्टर टाइप का लग रहा है। नेटाल, चींटी का डंक या फिर बिच्छू का डंक में फॉर्मिक एसिड, सब में क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड। और इसी फॉर्मिक एसिड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड के नाम से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक। और इसी ऑक्जेलिक का प्रयोग जो है जंग हटाने में किया जाता है, कपड़ा धोने में किया जाता था, ठीक है? नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड, नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड, ठीक है? इसके अलावा सिरका या अचार में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। हमको फार्मूला बताइए कि एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? एप्पल में क्या होता है? एप्पल मैल होता है, मतलब कि मैलिक एसिड पाया जाता है। अगर चाहे तो क्या करें, इसको एक बार नोट डाउन कर ले, तब तक हम साइड हट जा रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन आप कर लीजिएगा। चलिए आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आ जाए क्या? क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि नहीं? हाँ चलिए, तो हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पायरिक हो गया, बेंजोइक हो गया, एवरिक एसिड हो गया, या मूत्र वगैरह में यूरिक पाया जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लैक्टोज, कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में पाया जाता है, सही है। फॉर्मिक एसिड, चींटी का डंक हो गया। टार्टरिक एसिड, अंगूर का रस हो गया। लेकिन खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ना कि लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है? ग्लूकोज, लैक्टोज, ये सब क्या होता है? ये अलग होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे अब बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ एक रिएक्शन आगे हम चल के आपको बताएंगे, हाँ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, उसको बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित एसिटिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है ये। अचार, सॉरी, क्या बोल रहा है? सिरका में, हाँ बिल्कुल, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक को कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है, ठीक है? खट्टा दूध में नाइट्रिक एसिड, नॉट नाइट्रिक एसिड, ये क्या होगा? लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अमाशय में कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है? थोड़ा सा आगे हम लोग थोड़ा सा और मूव करते हैं। एक रिएक्शन आगे हम आपको बताएंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको क्या है? आपको एनसीईआरटी का प्रश्न है कि सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ बाउडोस egg cells and produces a gas that turns lime water milky
व्हाट इज द प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन ये विलियन क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा HCl। ध्यान रखिएगा, धात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं, धात्विक मतलब मेटॉलिक ऑक्साइड, मेटॉलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं किस नेचर के होते हैं, सब लोग बताइएगा आंसर में। और वही बेसिक, सॉरी, नॉन मेटॉलिक जो होते हैं, नॉन मेटालिक, नॉन मेटॉलिक जो ऑक्साइड होते हैं ये किस नेचर के होते हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, उनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय बेसिक होती है। और जो भी अधात्विक मतलब ऑक्साइड होता है नॉन मेटालिक, उसका क्या होता है, अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को याद आ गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी कार्बोनेट का, कार्बोनेट का या बाई कार्बोनेट का, जाकर देख लीजिए एनसीईआरटी में हूबहू दिया गया है। ये प्रश्न नहीं एक बार पूछ भी लिया था शायद हम लोग किसी बीपीएससी में ही पूछ लिया है, 71वीं में किसमें पूछा था या 70 में। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब हम किसी एसिड के साथ कराते हैं, किसी एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मतलब वहां एरो जाना चाहिए लेकिन जगह नहीं मेरे पास, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप बताइएगा क्या बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सबको बताना है कि क्या बनता है। किसी एसिड का रिएक्शन, दूसरा है ये, किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराया जाता है, किसी मेटल के साथ अगर कराया जाता है तो क्या बनता है, आपको ये भी बताना है। ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बात और मैं पूछूं, एक चीज और मैंने एनसीईआरटी में इस चीज का देखा था, कुछ पूछा गया था, एग्जैक्ट मेरे को याद अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो यहां पर क्या क्या बनता है थोड़ा सा हम लोग करके दिखाते हैं। एक तो सबसे पहले कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का जब एसिड से रिएक्शन कराइएगा तो एक कंपाउंड बनता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, साल्ट के नाम से जानते हैं। क्या, साल्ट, यानी कि लवण बनेगा, लवण बनेगा, उसके साथ हाइड्रोजन यानी कि वाटर बनेगा, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये सवाल पूछेगा आपसे कि किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जो है अगर एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो साल्ट बनेगा, और या फिर कहेगा कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, अब यहां मैंने कहा कि किसी एसिड का किसी मेटल से रिएक्शन कराते हैं, चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल भी लेते हैं। किसी एसिड का किसी मेटल यानी सोडियम से ही रिएक्शन करा दीजिए, तो कौन सी गैस निकलती है आपसे ये पूछता है। ठीक है, अगर एसिड का रिएक्शन HCl का रिएक्शन अगर हम सोडियम से करा लेते हैं, मेटल है ना, तो यहां से देखिएगा तो क्या होगा, एक तो बनेगा आपको NaCl, दिख रहा है ना, NaCl, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये पूछा गया है। तो क्या बनता है, लवण यानी कि साल्ट बनता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो क्या पूछेगा कि किसी भी एसिड का, अम्ल का अगर किसी धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो ध्यान रखिएगा आपको हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ हम लोग कुछ कुछ चीजें जानेंगे। ठीक है, पीछे वाला तो हो गया था ना, हाँ उसका आंसर हो गया। चलिए इसमें आते हैं थोड़ा सा। निम्न में से किसका एक जलीय घोल है, सिरका का जलीय घोल है, क्या होता है, एसिडिक एसिड, तो सबको पता है सिरका का क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, अचार एसिडिक एसिड हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है कुछ यहाँ पर फार्मूला को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको। चलिए, कह रहा है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी भी बताया था कि विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर वाला होता है, वही फॉर्मिक चीटी, और आपको नेटॉल का डंक में या फिर आपके बिच्छू के डंक में, साइट्रिक एसिड नींबू संतरा खट्टे चीज़ों में, एसिटिक एसिड का मान मैंने बात किया था, ये आपको पता ही है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे जो कि आपको फार्मूला के हिसाब से पूछता है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन और देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा जो होती है, द कंपोनेंट्स ऑफ एसिडिक रेन, एसिडिक रेन में क्या होता है आप समझिएगा इसको ध्यान से। आपको सल्फर डाइऑक्साइड,
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों जाता है वातावरण में, और रिएक्शन के बाद से बन जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और एक और बन जाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब इसका योगदान भी पूछे तो 70% होता है सल्फ्यूरिक एसिड और आपका 30% हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। ये दोनों का योगदान होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों मिलकर अम्लीय वर्षा कराता है, और जिसका पीएच वैल्यू मैंने कहा कि जिस बारिश के पानी का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है, ये बारिश अम्लीय बारिश कहलाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे दांतों का डीके यानी क्षय स्टार्ट हो जाता है कब? जब हमारे मुंह की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। डी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीला थोथा रासायनिक रूप से कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है थोथा थोथी वाला ये क्वेश्चन। ब्लू बिट्रॉल, उसके बाद से आपको व्हाइट बिट्रॉल, उसके बाद से आपको पूछता है कि ग्रीन बिट्रॉल की बात करता है, ठीक है। सबको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ फार्मूला के बारे में हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको फार्मूला के बारे में कुछ हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए फार्मूला को थोड़ा सा नोट करिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले फार्मूला की बात करते हैं। तो मैं यहाँ अगर डिवाइड करूँ तो आपसे पूछा जाता है Na2, यहाँ पे मैं लिखते चलो ना, सबसे पहले क्या जरूरी है, पहले इनका नाम लिखते चलो। मैं वाशिंग सोडा या धोवन सोडा इसे कहते हैं, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा यानी कि धोना, कपड़ा जो धोते हैं, वाशिंग सोडा, इसका फार्मूला क्या होता है। उसके बाद से बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जो होता है, कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हो बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला क्या होता है। चाहे तो आप बताते भी चल सकते हैं, ठीक है, कि वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। इसके अलावा एक पूछा जाता है आपसे कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इस ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? क्लोरोफार्म का नाम आपने सुना होगा, क्लोरोफार्म सुना है ना, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है। एक आपने सुना होगा बूझा चूना, बूझा चूना, ठीक है। बूझा चूना, कई लोग कहेंगे कि सर इंग्लिश हिंदी, तो बूझा चूना को हम लोग क्या कहते हैं? बूझा चूना को स्लैक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। क्या? स्लैक्ट लाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक होता है अनबूझा चूना, जो बूझा हुआ नहीं होता है, अनबूझा, इसको क्विक लाइम के नाम से हम लोग जानते हैं, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला पूछ रहा है कि क्या होता है। थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं तो इतने फार्मूले हम नोट करेंगे, कुछ छूट ना जाए। एक हमने आपसे बोला था कि नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल के बारे में, नीला थोथा इसको हिंदी में कहते हैं। ध्यान रखिए, लिख भी दे क्या, नीला थोथा, कुछ कटे ना, बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर, नीला थोथा। उसके बाद से एक होता है वाइट विट्रॉल, वाइट विट्रॉल, उजला थोथा, सफ़ेद थोथा या सफ़ेदा कहते हैं, सफ़ेद थोथा, ठीक है। एक होता है आपका क्या, ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, जिसको हरा कशिश के नाम से जानते हैं, हरा कशिश के नाम से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इतना थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। एक दो है एप्सम साल्ट और ग्लाबल साल्ट, एप्सम, एप्सम साल्ट, और एक होता है ग्लाबल साल्ट, ग्लाबल साल्ट हो गया, ठीक है। इसको तो जानेंगे ही, साथ ही में साथ आगे और कुछ भी जान लेंगे। आगे आते हैं अगर, तो सबसे पहले एक ब्लीचिंग पाउडर का नाम हमने आपको बता ही दिया था। एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वहाँ पे आएंगे तो आपको इसका नाम दोबारा एक और बता देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। एक हो गया जिप्सम, क्या मैंने कहा? जिप्सम, इसका भी आपको नाम में बता दूंगा, कुछ छूटे ना, इसीलिए इस बात का थोड़ा सा
ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें एक हो गया। एक हाइपो कहते हैं, तो हाइपो किसे कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि सोडियम थायोसल्फेट को, सोडियम सोडियम थायोसल्फेट को, इसको एक और नाम है, पूछा गया है कि हाइपो किसे कहा जाता है, हाइपो, ठीक है। हाइपो किसे कहा जाता है, Na2S2O3 होता है। किसका कॉल आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इतना तक हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जिप्सम हो गया, आगे सोडियम थायोसल्फेट हो गया। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो लगभग यही आपको सवाल आज तक पूछे गए हैं। और टेबल साल्ट आपको पता ही है किसे कहा जाता है, थोड़ा सा सबका फार्मूला हम साथ में अब लिखते चले ताकि आपको याद होता जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किस पे, सबसे पहले आ जाते हैं इस पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है, CaSO4 × ½ S2। अब यहाँ से नाम मैं बताऊंगा आपको, इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों, क्योंकि आधा पानी है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2S2। और इसी का दो पार्ट, एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट मिला के हम लोग ये जिप्सम जम जाता है, बन जाता है। फिर हमने कहा क्या, सोडियम थायोसल्फेट Na2 Na2S2O3, Na2S2O3 इंटू 5S2O क्या हो जाएगा, ये सोडियम थायोसल्फेट। इसको हाइपो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जिसपे हम लोग इसके पहले जो लिखे हुए थे। अब इधर थोड़ा सा आते हैं और देखिएगा वाशिंग सोडा, यानी कि जो धोते हैं Na2CO3 इंटू 10S2 इसमें लगा देते हैं, ठीक है, तो वाशिंग सोडा हो जाएगा। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम आपने सुना होगा CaOCl2, इसीलिए इसका नाम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफार्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। कास्टिक सोडा NaOH को कहा जाता है। बुझा हुआ चूना, बुझा मतलब कि पानी डाल दिए, जो चूना में पानी हो गया तो बुझ गया, तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्लैक लाइम कहा जाता है। और CaOH का होल ट्वाइस इसे कहा जाता है। इसी पे क्लोरीन गैस हम प्रवाहित जब करते हैं ना, तो हमारा CaOCl2 बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनबुझा चूना जो बुझा हुआ नहीं है, इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम, ये हो जाएगा, ठीक है। ब्लू विट्रॉल क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट इंटू 5S2 क्या हो जाता है आपका, ब्लू विट्रॉल हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा व्हाइट विट्रॉल की बात करें तो जिंक सल्फेट इंटू 7S2, जिंक सल्फेट इंटू 7S2 को क्या बोले, कट नहीं रहा है ना, नहीं कट नहीं रहा है, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन विट्रॉल यानी कि हरा कसी से FeSO4 इंटू 7S2, FeSO4 इंटू इंटू यहाँ रहेगा, ठीक है, जगह की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, इंटू 7S2। एक होता है एप्सम साल्ट और एक होता है ग्लाबर साल्ट। तो एप्सम साल्ट होता है MgSO4 इंटू 7S2, MgSO4 इंटू 7S2, ठीक है। और एक हो जाता है ग्लाबर साल्ट, ग्लाबर साल्ट क्या होता है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट इंटू 10S2। ग्लाबर साल्ट क्या होगा, सोडियम सल्फेट इंटू 10S2। ये सारे फॉर्मूले को थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगर इतना कर लिया आप, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन था ना, कह रहा है कि नीला थोथा यानी ब्लू विट्रॉल किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि कॉपर सल्फेट यानी कि CaSO4 इंटू 5S2O को ब्लू विट्रॉल कहते हैं। व्हाइट विट्रॉल किसको कहा जाता है, हमने अभी बताया था कि जिंक सल्फेट इंटू 7S2O को व्हाइट विट्रॉल कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन विट्रॉल भी बताया ही था, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा कि इसका कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, एक मिनट रुकिए ना, इसके बाद फिजिक्स आ जाएगा, ठीक है।
निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, NaCl की मौजूदगी में प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्थापना दर धीमी हो जाती है। ठीक है, सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापना दर को मंद कर देता है। जिप्सम मिलाते हैं क्यों? क्योंकि सीमेंट जमना स्लो हो जाए। सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं। और बेरियम तथा एस्ट्रॉन्सियम जो है प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। और ये रहा आपका आज का SWO होमवर्क। और इसको सब कोई कमेंट में आंसर करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के कि इसका राइट आंसर आपको क्या होने वाला है। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन, रोज जो क्वेश्चन एक लेके आएंगे, अंतिम में एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको देंगे जो कि आपके लिए क्या होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और ये हमारा सेशन आज तक यही रहा, और इसके बाद जो फिजिक्स के प्रश्न आपको मिलने लगेंगे। तो ये प्रश्न यहाँ तक हमने रखा, इतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ आपको कमेंट में ये भी बताना है कि हमारा सेशन कैसा लगा। इतने एक्सप्लेनेशन के साथ और इतना डीपली एनालिसिस हमने किया, क्या आपने कभी ऐसा वीडियो देखा है? इसको भी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे बैचेस के साथ अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे बैच से इनरोल कर सकते हैं। नंबर क्या है आप यहाँ देख सकते हैं कि 9117166347। और ऐसा नहीं कि केवल दिखावा है यूट्यूब पे, बिल्कुल नहीं, इससे डीप में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि सारा हमको ही पढ़ाना है इसमें। ठीक है, तो इस नंबर पे आप संपर्क करके हमारे से एडमिशन ले सकते हैं। और मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स में अगर आप 1800 पे कर रहे हैं ना, 1799, तो मैं 18,000 का आपको से ज़्यादा कीमत की चीज़ें पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। मिलेंगे अगले सेशन में। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।